तो प्यारे बच्चों, ये डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम 2021 का अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। तो मैथ्स गुरुजी एनओटीएल चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पिछले 10-11 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चरर विभिन्न संस्थानों में मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूँ। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, find the 15th term of the series 5, 7, 9, 11, dash dash dash। तो देखिए स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ मैं बताऊंगा आपको, ये हर बार हर साल रिपीट होते हैं। फर्क कितना होता है कि 5, 7, 9, 11 की जगह हो सकता है 2, 4, 6, 8 हो, या कुछ और हो, 3, 9, 27, 81 ऐसे ऐसे करके हो, लेकिन होगा सीरीज का ही क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि फाइंड द 15, मतलब हिंदी में है कि श्रेणी 5, 7, 9, 11 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। जब भी कोई 15वां पद, 16वां पद, 10वां पद ज्ञात करने के लिए बोला जाए, सीरीज हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो आपको सीरीज दे रखी है वो चेक करना है। सीरीज है आपके पास 5, 7, 9, 11, डैश डैश डैश। अब ये एपी या जीपी में से ही कोई एक होगी, एपी या जीपी में से ही कोई एक होगी। या एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी। अब कौन सी सीरीज ये है, तो देखिए बच्चों, ऐसा है, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी ये, तो उसमें क्या होगा कि सेकंड वाला पद बटे फर्स्ट, सेकंड वाला पद माइनस फर्स्ट वाला पद बराबर होगा थर्ड वाला पद माइनस सेकंड वाले पद के। सेकंड वाले पद में से फर्स्ट वाला पद घटा दीजिए और थर्ड वाले में से सेकंड वाला घटा दीजिए। अगर वो बराबर आता है तो एपी है। और जीपी में क्या होता है, सेकंड वाला पद बटे फर्स्ट वाला पद बराबर होना चाहिए थर्ड वाला पद बटे सेकंड वाला पद। बस जीपी और एपी में ये अंतर है। तो देखिएगा, सेकंड वाला पद क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सेकंड वाला पद मतलब 7 माइनस फर्स्ट वाला पद मतलब 5 इज इक्वल टू है कि नहीं है। देखो अभी हम इज इक्वल टू लगा दे रहे हैं, लेकिन देखते हैं है कि नहीं। फिर थर्ड वाला पद 9 माइनस सेकंड वाला पद क्या है 7, ठीक है जी। अब देखो 7 में से 5 के 2 बचते हैं, इज इक्वल टू 9 में से 7 के 2 बचते हैं, तो 2 बराबर 2 आया ना। तो दिस इक्वल टू दिस। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों बराबर आते हैं तो ये एपी है। तो ये एपी लिख दीजिए यहाँ पे, ये सीरीज क्या है, एपी है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि ये एपी है या जीपी है। अगर एपी पता चल गया ये एपी है, तो आगे क्या होगा, 15वां पद। अब देखिए इसमें क्या है, एक होता है ए, हाँ, एक होता है ए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा बताते हैं, ऐसा करते हैं हम कि 15वां पद, हाँ, 15वां पद ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। 15वां पद हो, चाहे 10वां पद हो, चाहे 20वां पद हो या 100वां पद हो, एक फॉर्मूला होता है 15वां पद या 15th टर्म वगैरह, जिसमें कोई पद निकालना हो, 15वां, 10वां, 20वां, 100वां पद निकालना हो, तो उसके लिए एक निश्चित फॉर्मूला होता है, nवें पद का फॉर्मूला, nth टर्म, उसको nवां पद बराबर होता है एपी का nवां पद। हाँ, आपको पता होना चाहिए एपी का nवां पद क्या होता है, tn से डिनोट करते हैं उसको। tn इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, फिर बाहर से इनटू में d, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको याद नहीं है तो एपी का 15वां, 10वां, 20वां पद आप नहीं निकाल सकते हैं। तो एपी का nवां पद का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब 15वां पद हो चाहे 20वां पद सब निकाल सकते हैं आप। तो एपी का nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसलिए t15 बराबर nवां पद, तो tn से डिनोट होता है ना, तो nवां पद का फॉर्मूला तो ये है। तो t15 बराबर क्या होगा, तो t15 बराबर a की जगह प्रथम, a मतलब होता है प्रथम पद। अब देखिए, अब हमें 15वां पद निकालना है, nवां पद निकालना है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। तो 15वां पद क्या होगा, तो इसमें मान रखो a, n और d का वैल्यू रख दीजिए, तो 15वां पद निकल जाएगा। अब a की जगह क्या रखें जी, a होता है फर्स्ट टर्म, जो भी पहला पद होता है ना, हमेशा उसको a बोला जाता है, चाहे कोई भी सीरीज हो, 5, 7, 9, 11 हो या 2,
2 4 6 8 होगा, ठीक है। पहला पद ए होता है तो ए की जगह क्या आएगा जी 5 आएगा, ठीक है जी। अच्छा चलो हम लिख देते हैं कहीं पे कि ए की जगह तो आएगा जी 5, ठीक है जी। अब एन की जगह क्या आएगा, एन की जगह क्या रखें इसमें, एन जब एनवां पद है तो एन आ रहा है, तो 15वां पद है तो एन की जगह 15 आएगा, 10वां पद है तो एन की जगह 10 आएगा, तो 15वां पद निकालना है तो एन की जगह क्या आएगा 15, 15वां पद एन बराबर 15 आएगा, ध्यान देंगे हाँ। और डी बराबर, चलो यहां लिखते हैं डी, डी क्या है, डी होता है सार्वांतर, सार्वांतर या कॉमन डिफरेंस हिंदी अंग्रेजी में कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। जैसे डिफरेंस यहां पे निकाला ना, ये 2 आया है, 2 बराबर 2, तो यही कॉमन डिफरेंस है। सेकंड पद में से फर्स्ट पद जो घटा के आता है उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। सेकंड पद में से फर्स्ट पद घटाया तो क्या आया 2 आया ना, 7 में से 5 गए कितना आया 2। एक चीज ध्यान रखना, फर्स्ट में से सेकंड नहीं घटाना है, सेकंड में से फर्स्ट घटाना है, ठीक है। अगर फर्स्ट में से सेकंड घटा देंगे आप तो -2 आएगा, गलत हो जाएगा आपका। कई बच्चे ऐसा कर देते, सेकंड में से फर्स्ट, ऊपर वाले में से नीचे वाला, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो d बराबर 2 आ गया। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए तो t 15 मतलब 15वां पद आ जाएगा। ए की जगह क्या आएगा 5 आएगा, प्लस देखिए फिर स्मॉल ब्रैकेट शुरू, n की जगह क्या आएगा 15, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। -1 d की जगह 2 रख दीजिए, ब्रैकेट के अंदर रखना चाहो तो ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए, तो इसको सॉल्व कर लीजिए आ जाएगा 5 प्लस, अब 15 में से 1 गए कितना बचता है, ब्रैकेट के अंदर कितना बचता है 14 बचता है जी, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर 2 है। अब दोनों इज इक्वल टू 5 प्लस, दोनों ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट खोलते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 14 गुणा 2, 14 दूना 28 हो गया जी, और 5 28 में जोड़ दो तो 33 आपका आंसर आ जाएगा जी, 15वां पद आपका 33 हो गया, ठीक है जी। इस प्रकार से इसको करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, अगर फाइंड द 15th टर्म, चलो 15th ही निकालना, या फिर ऐसा करते हैं चलो 15th ही निकालना, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीरीज 2, 4, 6, 8, डैश डैश डैश, इसकी जगह पे ये है, बस इसका 15वां पद निकालिए, और 15वां पद में आंसर भी बता देता हूं, इसका आंसर आना चाहिए P15 आना चाहिए, इसका 30 आंसर 30 है, इसका 30 आना चाहिए। और कमेंट में मुझे बताओ कि आपका इसका आंसर 30 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉर्मूला ऑफ NPR एंड NCR, मतलब NPR NCR का सूत्र लिखिए, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्रमचय और संचय से है, ये डिटेल लेक्चर के लिए मैं इसके सामने लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 2 के सामने परमुटेशन कॉम्बिनेशन का डिटेल लेक्चर हमने बहुत अच्छे से समझा रखे हैं। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए, डिटेल में समझना है, तो वहां पे आज जाके आप देख लीजिएगा। इसको कैसे करना है, NPR और NCR का सिंपल फॉर्मूले होते हैं, उनको लिख दीजिए। लेकिन होता क्या है कि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, गलत लिख देते हैं, NPR की जगह NCR का फॉर्मूला और NCR की जगह NPR का फॉर्मूला लिख देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको इस तरीके से बताना चाहूँगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं और गलत नहीं करेंगे। होता क्या है, देखिए, एक होता है C, हाँ, C मतलब होता है चैन, C, और एक होता है P, हाँ, कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन, संचय और कर्मचय, संचय और कर्मचय, संचय, हाँ, इसको संचय बोलते हैं, संचय कॉम्बिनेशन, और इसको कर्मचय परमुटेशन। संचय क्या होता है कि इसमें केवल, संचय में केवल चयन होता है कि इतने में से इतने, n में से r वस्तुओं का चयन, और कर्मचय में चयन प्लस कर्म का ध्यान भी रखा जाता है। चयन भी करना है, n में से r वस्तुओं का चयन भी करो और फिर उनको अरेंज भी करो आगे पीछे, कर्म का भी ध्यान रखो। तो परमुटेशन में चयन प्लस कर्म 2 चीजें होती है, और संचय में केवल एक ही चीज होती है, चयन। ठीक है जी, समझ गए। तो जो NCR है ना, जो NCR का मतलब होता है कि n में से r वस्तुओं का चयन करो। ठीक है जी, n में से r वस्तुओं का चयन करो। और अगर आपने
n में से r वस्तुओं का चयन किया और फिर उसके बाद देखो n में से, देखो यहां पे भी देखिए n में से r वस्तुओं का चयन किया इनटू फिर जो r वस्तुएं आपने चयन करी है उनको क्रम से इधर उधर भी लगाना है तो उसको फैक्टोरियल r तरीके से लगा सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल r तरीके से लगा सकते हैं। तो यहां पे चयन भी हुआ फिर क्रम का भी ध्यान रखा तो ये बन जाता है आपका बराबर NPR के। कहने का मतलब ये है कि NCR में अगर हमने फैक्टोरियल r का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो NPR बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर NCR का फॉर्मूला आपको याद है तो इसके फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं होगी। अब NCR का फॉर्मूला आपको मैं याद करा देता हूं। NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या है कि देखिए फैक्टोरियल वाला जो फॉर्मूला होता है ना, ये याद रख सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिएगा NCR, देखिए फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे n का फैक्टोरियल इसको ऐसा भी लिखा जाता है l के अंदर n बना दो, l के अंदर n मतलब फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n को ऐसा भी लिखते हैं और डैश एक डंडा खींच के नीचे बिंदी लगा के ये भी फैक्टोरियल n होता है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, ये NCR का फॉर्मूला है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। इस प्रकार से ज़्यादा बेटर रहता है, हम इस प्रकार से लिखते हैं। मैंने इसलिए लिखा कि बुक्स में इस तरीके से होता है तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसे लिखा है, ओके। अब देखिएगा फैक्टोरियल n ऊपर आता है, नीचे n माइनस r का फैक्टोरियल और इंटू r का फैक्टोरियल और आ जाता है, ठीक है जी। अगर हमने NCR में r का फैक्टोरियल r का मल्टीप्लाई और कर दिया, हाँ फैक्टोरियल r का मल्टीप्लाई अगर और कर दिया हमने तो इस फैक्टोरियल r से फैक्टोरियल कट जाएगा ना, क्या बचेगा, तो बचेगा n का फैक्टोरियल बटे n माइनस r का फैक्टोरियल, और ये क्या हो गया फिर, ये हो जाता है NPR। तो NPR का फॉर्मूला ये है बस। तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल सी बात है कि NCR का जो फॉर्मूला है ना, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r पहले भी देखो, r पहले लिखो या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो याद रखना है, ठीक है जी। और NPR का फॉर्मूला क्योंकि r का मल्टीप्लाई करने पे ये कट जाता है तो NPR में नीचे फैक्टोरियल r नहीं रहता है, बस फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है जी। अगर आपने ये प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो आपको इनमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि NPR में नीचे फैक्टोरियल r नहीं होता है, बस इतना अंतर है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आधार पे और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं n और r की वैल्यू दे करके, और फिर बोला जाता है कि NCR निकालिए, या ऐसा भी पूछा जाता है कि 15C12 का मान ज्ञात कीजिए। इसको शॉर्ट तरीके भी हैं, और या 15P12 का मान ज्ञात कीजिए, शॉर्ट तरीके भी हैं और इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए आप क्वेश्चन नंबर 2 के सामने नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए, हमने डिटेल लेक्चर का लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 495, मतलब साइन 495 का मान ज्ञात कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अब इसको करना कैसे, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको करना कैसे। साइन, अगर आपके पास साइन 60 डिग्री बोला जाता है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री, तो आप क्या बोलते हैं, √3/2। अगर आपने डिटेल लेक्चर हमारे पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री के, बहुत अच्छे से हमने तैयार करे हैं, उसका लिंक क्वेश्चन नंबर 3 के सामने हम दे देंगे। डिटेल लेक्चर पढ़ने तो वहां पे जाके देख लीजिए, आपको पता होगा साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, आंसर आ जाता है सीधे सीधे। लेकिन यहाँ पे 495 आ गया जी, बहुत बड़ा नंबर आ गया। अब इसको कैसे करें, तो जब भी बड़ा नंबर आए तो कैसे करें, देखो 4 तरीके हैं। एक तो है कि आपको साइन 90 प्लस या माइनस थीटा बनेगा, या फिर साइन 180
प्लस या माइनस थीटा बनेगा, या फिर साइन 270 प्लस या माइनस थीटा बन 270 प्लस थीटा भी हो सकता है, 270 माइनस थीटा भी हो सकता है, ठीक है जी। और चौथा जो है लास्ट ये बनेगा कि साइन 360 प्लस थीटा भी बनेगा, या फिर साइन 360 माइनस थीटा भी बन सकता है, ठीक है। इन चार में से एक कोई कंडीशन बनानी होती है। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री में हम डिटेल में बता चुके हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है जी। ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, 90 यहाँ से 90 फिर 90 फिर 90 फिर 90 फिर यहाँ पे वापस यहाँ 0 पे आके 360 डिग्री वापस आ जाता है, ठीक है जी। एक राउंड पूरा बनने पे 360 डिग्री होता है, ठीक है जी। जैसे बोलते हैं ना कि 360 डिग्री घूम के जो ऐसे ऐसे ये देखो 360 डिग्री इस टाइप से घूमते 360 डिग्री, ठीक है। तो अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री देखो हमने उसमें बहुत डिटेल से बता रखा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पे जाके देख लीजिएगा। 0 डिग्री या 360 डिग्री पे जो होता है नो चेंज, और 90 डिग्री पे चेंज, 180 डिग्री पे नो चेंज, और 270 डिग्री पे चेंज। तो इस पे देखना है कि अगर 270 और 90 डिग्री है तो चेंज आएगा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा आएगा, लेकिन प्लस माइनस आएगा तो वो क्वाड्रेंट के साथ दो चीजें देखी जाती है, चेंज और फिर आगे प्लस लगेगा या माइनस लगेगा। तो चेंज और नो चेंज तो इसके हिसाब से होगा। अगर साइन 360 प्लस थीटा है तो इसमें नो चेंज मतलब साइन थीटा ही आएगा, साइन ही आगे आएगा, लेकिन प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, और इसमें साइन एंड कोसेक पॉजिटिव और सारे नेगेटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव और सारे नेगेटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव और सारे नेगेटिव। ये आपको मैं जरा ब्रीफ में बता रहा हूँ, डिटेल लेक्चर वहां पे जाके आप देख लीजिएगा, राइट। अब देखो कि साइन 495 डिग्री का मान निकालना है जी। अब मैं इसको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ बच्चों कि जरूरी नहीं है आएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 495 भी हो सकता है, या साइन 395 भी हो सकता है 495 की जगह पे, या कॉस 495 भी हो सकता है, टेन 495 भी हो। तो इसको मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा चेंज होगा तो आप कर लें। चलो अगर डायरेक्ट यही है तो इसको तो आप रट लेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स में रटना ज़्यादा सही नहीं है मेरे विचार से, क्योंकि भाई थोड़ा सा चेंज जरूर होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज जरूर होता है। तो अगर डायरेक्ट ही आता तो ये तो कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी 495 की जगह 500 भी आ गया या 695 आ गया तो आपकी फट जाएगी। तो फटनी नहीं है, ठीक है। साइन 495, तो देखिए साइन 495 का मान निकालना है जी। तो इनमें से कोई एक बनाओ। तो साइन 360, क्योंकि ये 360 से बड़ा है तो 360 प्लस ही बनेगा जी, ये तो है ना। तो अगर छोटा होता 360 से छोटा तो 270 प्लस या 180 प्लस बनता है ना। तो 495 तो साइन 360 प्लस और कितना जोड़ेंगे 495 हो जाए तो ये हो जाएगा 40 और 400 हो जाएगा, और 95, 40 और 95 135। तो 135 और जोड़ दीजिए इसको, 360 प्लस 135 495 होता है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत? 495 को हमने 360 प्लस 135 लिख दिया, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत, ठीक है जी। अच्छा अब देखो, अब आपको पता होना चाहिए कि साइन 360 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। थीटा की जगह 135 से कोई दिक्कत नहीं, इसको थीटा मान लो थोड़ी देर है। तो साइन 360 प्लस थीटा, 360 पे नो चेंज, तो साइन थीटा ही आएगा। क्या आएगा? साइन थीटा ही आएगा। साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा आएगा, लेकिन आगे प्लस आएगा कि माइनस आएगा? तो कौन से क्वाड्रेंट में है ये? देखो एक राउंड मरने पे 360 पूरा हो गया, फिर थीटा, थीटा जो माना जाता है वो एक क्वाड्रेंट आगे माना जाता है। तो एक राउंड मरने पे यहाँ आया, फिर प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो प्लस साइन थीटा ही रहेगा। तो साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, इसलिए साइन 360 प्लस 135 बराबर साइन 135 होगा जी। साइन 135 होगा, थीटा की जगह 135 है ना, थीटा की बस। अच्छा अब 135 का मान भी आपको नहीं पता, हमको नहीं पता, क्योंकि हमको जो पता है 0 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, 45 डिग्री का पता है, 60 डिग्री का पता है, 90 डिग्री का पता है। तो इनमें से कोई एक लाना होगा, राइट।
अब इसको आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, देखिएगा साइन, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने के बाद, समझने के बाद सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। 135 को आप देखो, मैंने कहा ना 90 प्लस या 180 प्लस या 270 प्लस 360 प्लस, इनमें से ही कोई एक लिखना है, तो 90 प्लस और 90 प्लस 45, क्योंकि 90 प्लस 45 135 होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, तो 90 पे चेंज होता है, देखो सॉरी 90, हाँ ये देखो ना 90 पे चेंज, हाँ तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होगा जी, क्या होगा कॉस थीटा चेंज, हाँ 90 पे चेंज 360 पे नो चेंज, तो साइन का साइन ही आया था, साइन 90 प्लस थीटा मतलब कॉस थीटा, मतलब 90 पे चेंज तो साइन का कॉस हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, कोसेक का सेक हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना चेंज में, हाँ तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, लेकिन प्लस का की माइनस का, कौन से क्वाड्रेंट में 90 प्लस, यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया, प्लस थीटा मतलब नेक्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस पॉजिटिव होता है और सारे नेगेटिव, तो साइन कॉस पॉजिटिव होता है और सारे नेगेटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन है तो ये पॉजिटिव रहेगा, साइन है तो ये पॉजिटिव रहेगा। इसमें ये ध्यान रखना कि ये वाला देखना, ये वाला, हाँ लेफ्ट साइड का देखना है, साइन कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और सारे नेगेटिव, तो साइन ये वाला है, ये नहीं देखना है, हाँ ये वाला है, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड कर लेना, तो साइन जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, तो साइन 90 प्लस कॉस थीटा होता है जी, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे साइन 90 प्लस 45 बराबर कॉस 45 हो जाएगा, थीटा की जगह 45 है ना, बस। अब cos 45 की वैल्यू क्या होती है आपको पता होना चाहिए, 1/√2, मुझे तो पता है, आपको भी पता होनी चाहिए, नहीं पता तो डिटेल लेक्चर देख लीजिए। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनको करना होता है, 2 मार्क्स के आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा बैक की समस्या रहती है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग हो या बीटेक हो, लेकिन अगर आप हमको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते रहे तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि मैथमेटिक्स में एक भी बैक नहीं आएगी किसी की। मेरा मिशन ही यही है कि एक भी बैक किसी की ना रहे, इस प्रकार से मैं समझाने की भी कोशिश करता हूं कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी आसानी से समझ सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 125 वेयर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा, हाँ आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी नंबर है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है और आयोटा इक्वल टू √-1 होता है, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, डिटेल लेक्चर अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के देखने हैं, बहुत अच्छे से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को बता रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के सामने डिस्क्रिप्शन में लिंक पे चले जाइए, वहां पे आपको डिटेल लेक्चर मिल जाएगा। अब इसको कैसे करना है जी, हिंदी में है, आयोटा की पावर 125 का मान ज्ञात कीजिए जहां आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, राइट। तो कैसे करना बताइए। तो जब भी ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है जी, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है, जब भी इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा तो आप करेंगे क्या कि जो भी आयोटा की पावर होगी ना उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है। हमें क्या निकालना है, आयोटा की पावर 125 का मान निकालना है, आयोटा की पावर 125 का मान निकालना है, क्या होगा। तो जो आयोटा की पावर होगी उसको 4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन शर्त एक इसमें यह है कि अगर आयोटा की पावर माइनस में है, नेगेटिव है, तो पहले उसको नीचे ले जाएंगे। मान लीजिए आयोटा की पावर -125 है, तो पहले इसको 1 आयोटा की पावर 125 बना लेंगे, पहले पॉजिटिव, नीचे ले जाने पे पॉजिटिव हो जाता है ना, पता है आपको, हाँ। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है तो सिंपल सी बात है कि आपको 4 से डिवाइड करना है, जो भी पावर है, जो भी पावर होगी, यहाँ तो 125 है, कुछ भी होगी तो उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। हो सकता है 125 की जगह 126 आ जाए, 127 आ जाए, 128 आ जाए, 130 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 से डिवाइड कर देना। तो 4 से डिवाइड जब इसको करेंगे तो 4 × 12 होता है, ठीक है जी। तो ये यहां तो कुछ नहीं बचा, 5 उतार दीजिए नीचे, ठीक है। अब 4 से फिर से 5 को डिवाइड करो, 4 × 4, शेषफल क्या बचा 1, शेषफल क्या बचा 1। तो जो भी शेषफल बचेगा उसी को बराबर लिख देना। आयोटा की पावर 125 का मान होगा आयोटा की पावर 1, जो शेषफल होगा ना उसको आयोटा की पावर में रख देना, वही मान इसका भी होगा, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। सरल तरीका बता रहा हूं मैं। आयोटा की पावर 125 का मान क्या होगा, वो मान होगा जो आयोटा की पावर 1 का मान है, बस
या फिर इसको आयोटा की पावर 1 को सिंपल आयोटा ही लिखा जाता है, आंसर, कुछ नहीं करना। और आयोटा आपको पता है कि आप चाहो तो √-1 भी लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 तो आयोटा इक्वल टू √-1। तो आयोटा का सिंगल नंबर में आ गया तो आयोटा ही आंसर हो गया, बस कुछ नहीं करना है। तो आयोटा की पावर 125 का मान है आयोटा, जो भी शेषफल बचेगा उसको आयोटा के ऊपर रख दो और वही आंसर होगा। और अगर इससे बड़ा आयोटा की पावर 1, देखो आयोटा की पावर शेषफल क्या है, क्योंकि जब 4 से डिवाइड करते हैं ना तो या तो शेषफल 1 आएगा या फिर 2 आएगा या 3 आएगा या फिर 0 आएगा, बस इनमें से आएगा, क्योंकि 4 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 4 आएगा तो 4 से डिवाइड 4 एकम 4 हो जाएगा, तो 0 1 2 3 ही आएगा। अगर आयोटा की पावर 0 आ गया, आयोटा की पावर 0 आ गया तो उसका मान फिर 1 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर आयोटा की पावर 0 इक्वल टू 1 आ जाएगा। और आयोटा की पावर 1 आता है तो आयोटा ही रहेगा, आयोटा की पावर 2 आता है तो माइनस आयोटा हो जाएगा, आयोटा की पावर 3 आता है तो -1 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना आपको। ओह सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए तो ऐसा है, इसमें जो है आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होती है, यहाँ पे पता ही आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, बस ये आपको याद रखना है। इनमें से ही कोई एक आएगा तो जो भी शेषफल आएगा उसको आयोटा के पावर के ऊपर रख देना है, वही आपका आंसर होगा, बस कुछ नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के अंदर 2 3 4 5 6 1 1 2 3, ठीक है, सारणिक है, सारणिक इसका मान बताइए। तो सारणिक जो भी डिटर्मिनेंट होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका होता है कि आप जैसे 3/3 का डिटर्मिनेंट 2 3 4 5 6 1 1 2 3, डिटर्मिनेंट के डिटेल लेक्चर के लिए आप क्वेश्चन नंबर 5 के सामने चले जाइए, उससे आपके 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, 10 मार्क्स के, जितने भी मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्लियर हो जाते हैं, राइट। तो डिटेल लेक्चर वहाँ पे देखिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है एक ऐसा टॉपिक है सबसे इजी बच्चों को लगता है, तो डिटर्मिनेंट के डिटेल लेक्चर अगर आपने वो देख ली तो आपका पासिंग मार्क्स की उसी में आ जाते हैं, उसके 10 मार्क्स के 8 मार्क्स से सारे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो जब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो ये जो फर्स्ट रो है ना R1, ये इसको फर्स्ट रो कहते हैं, 2 3 4, फर्स्ट रो में क्या है 2 3 4 है, 2 है 3 है 4 है, सेकंड रो 5 6 1, थर्ड रो 1 2 3, कॉलम ऐसे में होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको खोलना होता है। सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिखना होता है, 2 है ना, तो 2 लिख दिया हमने, और एक छोटा 2/2 का डिटर्मिनेंट बनाना होता है। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 2 है, लिख दिया उसको, इससे होकर जाने वाली रो और कॉलम को छुपा देंगे, ये देखो छुपा दिया, तो क्या बचा 6 1 2 3, 6 1 2 3, देखो छुपा के ये बन गया ना, तो 2/2 का डिटरमिनेंट आ गया, ठीक है जी। फिर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन माइनस आएगा आगे, -3, क्योंकि देखो होता क्या है इसमें कि प्लस माइनस प्लस, पहले वाला प्लस रहता है फिर माइनस फिर प्लस रहता है, ठीक है। तो पहले वाला प्लस रखा हमने, 2 लिखा और आगे हमने प्लस ही रखा, ठीक है। सेकंड वाला एलिमेंट लिखा, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट लिखा और उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब उससे होकर इस 3 से होकर जाने वाली रो ये है और कॉलम ये है, उसको छुपा दिया, तो बचा क्या 5 1 1 3, देखो 5 1 1 3, 5 1 1 3, इसका जरा ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। प्लस माइनस फिर प्लस आता है और फिर फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट लिख दिया जाता है, ध्यान से देखना, हाँ। इससे ऊपर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दीजिए, तो बचा क्या 5 6 1 2, 5 6 1 2, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, हाँ। इज इक्वल टू, अब देखो 2 अपनी जगह पे है, इस 2/2 के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, लेफ्ट के टॉप से मल्टीप्लाई इधर करते हैं और लेफ्ट के लो से मल्टीप्लाई इधर करते हैं, लेफ्ट के टॉप से मल्टीप्लाई इधर दूसरी साइड और लेफ्ट के बिलो से मल्टीप्लाई दूसरी साइड ऊपर राइट के टॉप में, ठीक है। तो लेफ्ट के टॉप से मल्टीप्लाई ठीक तिरछे में उसके सामने कर दीजिए, 6 3 18, 6 3 18, फिर बीच में माइनस का चिन्ह लगता है, फिर 2 × 1 2 होता है जी, ठीक है जी। फिर -3 आ गया और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, 5 का 3 में मल्टीप्लाई, 1 का 1 में, तो 5 3 15, माइनस आता है बीच में 1 × 1,
बीच में माइनस आएगा इनमें, हाँ सब जगह माइनस आएगा। +4 हो गया, फिर 5 का 2 में मल्टीप्लाई, माइनस बीच में, फिर 1 का 6 में मल्टीप्लाई, तो 5 दूने 10 हो जाएगा, -1 छक्के 6। ओके हाँ अच्छा, अब देखो 2 ब्रैकेट के अंदर क्या है, 18 में से 2 गए 16 बचता है जी। फिर -3 ब्रैकेट के अंदर क्या है, 15 में से 1 गए 14 बचता है जी। फिर +4 आ गया, फिर 10 में से 6 गए 4 बचता है जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ब्रैकेट खोलते हैं तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट खोलते हैं तो 2 का गुणा 16 में हो जाता है, तो 16 दूना 32 आ गया जी। फिर माइनस अपनी जगह पे है, 3 का मल्टीप्लाई 14 में हो जाता है, 14 3 42 होते हैं। फिर +4 का 4 में मल्टीप्लाई, 4 चौको 16 होता है जी। ठीक है जी, अब ऐसा कर लीजिए कि ये प्लस का 32 है, प्लस का 16 है, इन दोनों को जोड़ दो और 42 उसमें घटा देंगे। फिर तो 16 और 32 और 16 कितने होते हैं, 6 जोड़ो पहले 32 में, तो कितना हुआ 38 हुआ, 38 में 10 और जोड़ो 48 हो जाएगा जी। ठीक है, 32 में 16 जोड़ेंगे ना तो 48 हो जाएगा, प्लस के है ना दोनों तो जुड़ जाएंगे। फिर माइनस का 42 हो गया जी। ठीक है, अब 48 में से 42 घटा दो तो कितना बचता है, 6 बचता है जी। तो आंसर आपका 6 आएगा जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताओ, कोई दिक्कत है तो कमेंट में पूछ लो भैया, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 तक ये हो गया है। आगे भी अभी इसमें 2 मार्क्स के 12 क्वेश्चन हैं और उसके आगे भी हम 2 मार्क्स के ही बताएंगे इसमें। आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम इस क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री का है, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का है, इस टाइप से है ये आगे, है ना। तो आगे बताते हैं इसमें, ठीक है। तो तब तक इसको अच्छे से कर लीजिए, तब आगे नेक्स्ट में बताते हैं। ओके, थैंक यू।